नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं संस्कृत व्याकरण का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम सिर्फ आपको उसके आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, ठीक है, जो कि 2023-24 परीक्षा के लिए आपको बहुत उपयोगी साबित होंगे, ठीक है। ये जो आज की हमारी क्लास है अव्यय की, इसका जो अव्यय का जो है हमने डिटेल में आपको पहले ही पूरा पढ़ा दिया है कि अव्यय होते क्या हैं, अव्यय की परिभाषा, अव्यय को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, ये सब डिटेल में हमने जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आज जो हम आपको बताएंगे वो सिर्फ अव्यय से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बताएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला है आपका विद्या माता इव रक्षति। क्या है? विद्या माता इव रक्षति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। मतलब ये जो हमारा वाक्य लिखा है विद्या माता इव रक्षति, इस वाक्य में हमारा अव्यय क्या है, ठीक है। तो इसमें हमारा अव्यय होगा इव। क्या होगा? इव, ठीक है। याद रखना, विद्या माता इव रक्षति में हमारा अव्यय क्या होगा? इव। दूसरा प्रश्न है हमारा अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। मतलब ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें अव्यय नास्ति मतलब नहीं है। ये अच्छे से जब भी आप कोई सा भी प्रश्न पढ़ो तो उसमें नास्ति या अस्ति ये चीजों का विशेष ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि नास्ति का मतलब नहीं है और अस्ति का मतलब है, ठीक है। तो क्या है हमारा प्रश्न? अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। मतलब ये जो नीचे हमारे लिखे हुए हैं इनमें से अव्यय कौन सा नहीं है? पहला है मीनः, भूयः, शनैः, कुतः। तो हमारा भूयः भी अव्यय होता है, शनैः भी होता है और कुतः भी अव्यय होता है। तो बचा क्या हमारा? मीनः। तो इसमें क्या होगा? मीनः। मीनः जो रहेगा वो आपका अव्यय नहीं है, ठीक है। फिर अगला है आपका वृथा कलहम मा कुरु। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। मतलब ये जो वाक्य लिखा है वृथा कलहम मा कुरु, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा होगा, ठीक है। तो वृथा, कलहम और मां और कुरु, और ये जो चौथा ऑप्शन है को अपि ना, मतलब इसमें से कोई सा नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें बताना, इसमें होगा वृथा। क्या होगा? वृथा। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ में, ठीक है। ये जो तीन प्रश्न है आपके, इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, पहला है विद्या माता इव रक्षति। अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। मतलब विद्या माता इव रक्षति, इस वाक्य में अव्यय कौन सा होगा? तो इसमें होगा इव, ठीक है। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें से अव्यय क्या नहीं है? तो मीनः मतलब मछली, ठीक है। फिर वृथा कलहम मा कुरु। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। ये जो वाक्य लिखा है वृथा कलहम मा कुरु, इसमें से कौन सा अव्यय है? तो इसका होगा वृथा, ठीक है। एक बात और आप याद रखना कि जब भी आप अव्यय, मतलब ये जो मैं बता रहा हूं ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको तब समझ में आएगा तब आप पिछली क्लास में जाकर देखेंगे कि अव्यय होता क्या है, ठीक है। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि अव्यय होता क्या है तो आपको ये जो क्लास चल रही है ये देखने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका अधोलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति। मतलब ये जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें से अव्यय पद नहीं है। नास्ति मतलब नहीं है, ठीक है। पहला है यदा तदा, दूसरा है यत्र तत्र, तीसरा है उद्यानम वनम और चौथा है यदा कदा, ठीक है। तो इसमें जो है अव्यय पद ये नहीं होगा 7 नंबर का, ठीक है। उद्यानम वनम, क्या? उद्यानम वनम, ये अव्यय पद नहीं है। अगला प्रश्न है आपका इदानीम अहम संस्कृतम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम अस्ति। ये जो वाक्य लिखा हुआ है इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, इसमें आपका अव्यय पद कौन सा है, ठीक है। किसमें? पहला ऑप्शन है आपका अहम, दूसरा इदानीम, तीसरा संस्कृत और चौथा जो है पठामि। तो इसमें आपका सही होगा 2 नंबर का, ठीक है। कौन सा? इदानीम। अगला है आपका अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। मतलब ये जो लिखे हुए हैं इनमें से अव्यय नहीं है। पहला है आपका तत्र, दूसरा किंतु, तीसरा अलम
और चौथा पठामी। तो इनमें से आपका पठामी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा नहीं होगा? पठामी। फिर से एक बार देखते हैं। अधिलिखितेषु अव्ययम पदम नास्ति, मतलब पहला जो चौथा नंबर का था हमारा, उसमें हमें बताना था कि अव्यय पद कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या आएगा आपका? उद्यानम और वनम। फिर पांचवे में इदानीम अहम संस्कृतम पठामि, इस वाक्य में हमें अव्यय पद बताना था कि कौन सा है। तो इसमें आएगा इदानीम। फिर अगला है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, मतलब ये जो लिखे हुए हैं इनमें अव्यय कौन सा नहीं है। तो इसमें आएगा हमारा पठामि। ठीक है, आप ये जो क्लास है ना, इसको यदि आप 3 से 4 बार अच्छे से देखते हैं तो आपको बार बार याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही मैं आपको बता रहा हूं तो आप साथ साथ, यदि आपको आंसर इनके पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। ठीक है, प्रश्न है आपका 7वां। अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति, मतलब ये जो लिखे हुए इनमें से अव्यय नहीं है। पहला है आपका मीना, दूसरा कदा, तीसरा कुत्र और चौथा सनय। तो हमें पता है, हमने पहले जो क्लास हुई उसमें हमने पढ़ा है कि कदा, कुत्र और सनय जो है हमारे अव्यय होते हैं। तो इसमें क्या बच रहा है अपना? मीना। तो इसमें मीन जो है वो अव्यय नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला 8वां प्रश्न है आपका। अध्य अव्ययम हिंदी अर्थम भवति, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो अद्य, क्या अद्य, अद्य का हिंदी मीनिंग क्या होगा? ये जो अद्य अव्यय है इन 4 में से इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? पहला है आपका आज, फिर कल, परसों और नरसों। तो अद्य का मतलब होता है आज, इसलिए इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? आज। ठीक है, फिर 9वां क्वेश्चन है आपका। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, ये जो लिखे हुए इनमें से अव्यय नहीं है। पहला अत्र, अपि, प्रहारा, यदा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा प्रहारा। प्रहारा क्यों? क्योंकि प्रहार जो होता है इसमें क्या है? उपसर्ग है, प्रा। ठीक है, क्या है इसमें? उपसर्ग, इसलिए ये इसमें अव्यय नहीं होगा। ठीक है, 10वां प्रश्न है आपका। तत्र शिवालयः अस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, ये जो वाक्य लिखा है तत्र शिवालय अस्ति, इसमें आपका अव्यय होगा। ठीक है, तो इसमें हमें बताना, पहला ऑप्शन है आपका शिवालय, दूसरा तत्र, तीसरा अस्ति और चौथा आलय। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा तत्र, मतलब वहां। ठीक है, फिर 11वां क्वेश्चन है। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, ये जो लिखे हुए हैं आपके ऑप्शन इनमें से अव्यय कौन सा नहीं है? पहला आपका अपि, दूसरा परा, तीसरा अत्र और चौथा कदा। तो इसमें आपका जो सही रहेगा वो होगा परा। क्यों? क्योंकि परा जो होता है वो उपसर्ग होता है, इसलिए ये अव्यय नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 7वां प्रश्न जो है आपका। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, ये जो लिखे हुए इनमें अव्यय नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका मीना। फिर 8वां क्वेश्चन। अद्य हिंदी अव्ययम हिंदी अर्थम भवति, मतलब अद्य जो अव्यय है इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, मतलब हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा आज। ठीक है, याद रखना। अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, ये जो लिखे हुए इनमें से अव्यय नहीं है, तो इसका सही होगा प्रहारा। क्यों? क्योंकि प्रहारा में प्रा उपसर्ग, इसलिए ये अव्यय नहीं होगा। तत्र शिवालय अस्ति, वहां शिवालय है। तो इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, मतलब इस वाक्य में अव्यय क्या है? तो तत्र। ठीक है, फिर अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, इसमें आपका क्या होगा? परा। परा क्योंकि उपसर्ग है। ठीक है,